Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc First Year Physics students, Paper 3rd, Electricity and Magnetism. The topic of Unit 2nd is Electromagnetics. विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत से चुंबकत्व कैसे उत्पन्न करते हैं. इट इज लेक्चर नंबर 14. मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र. इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. यानी यह किसी चुंबक या कोई धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके. In 1820, Oersted established the relationship between electricity and magnetism. 1820 में ओरेस्टेड ने विद्युतिकी तथा चुंबकत्व के मध्य एक संबंध स्थापित किया था. He concluded that a current carrying wire produces a magnetic field around it. उसने क्या निष्कर्ष निकाला? उसने एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उससे निष्कर्ष निकाला कि एक धारावाही तार जो होता है वह उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है. द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अराउंड ए करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कंपास नीडल. यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ चारों ओर, तो किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी उपस्थिति का पता एक कंपास नीडल की सहायता से लगाया जा सकता है. He concluded that the direction of magnetic field over the current carrying wire and below the current carrying wire is opposite to each other. उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो वायर के यानी जो धारावाही तार है या चालक है, कंडक्टर है, उसके ऊपर और नीचे दोनों विपरीत दिशा में होती है. अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, चुंबकीय बल रेखाएं जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी दिशा क्या होगी, उसको समझने के लिए हम समझते हैं राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम. अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार, इफ वी ग्रेस्प द कंडक्टर इन द पाम ऑफ आवर राइट हैंड, यदि हम एक चालक को हम अपने दाएं हाथ की भुजा में इस प्रकार पकड़ते हैं, सो डेट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, then the curl fingers will show the direction of magnetic lines of force. तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी. मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम. इफ ए राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड इन सच ए डायरेक्शन दैट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी एक दक्षिण हस्त कॉर्क पेच को इस प्रकार घुमाते हैं या घूर्णित करते हैं कि वह धारा की दिशा में गतिमान हो, घूर्णित हो. देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू इज रोटेटेड, तो जिस दिशा में उस पेच को घूर्णित करेंगे, डेट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा को दर्शाएगी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण. इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली. यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी इकाई क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या जो होती है उसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं.
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। इसे बी से निरूपित करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। इसे हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली। यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे एक सरफेस ले लिया हमने एस, उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा हमने यहाँ दर्शा रखी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी हमने दिखा रखी है। इसमें हमने एक सरफेस एलिमेंट ले लिया पृष्ठ अल्पांश, जिसकी नॉर्मल डायरेक्शन एन कैप की ओर है। एन कैप उसकी ओर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यानी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है या जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी, और इसका जो नॉर्मल है डीएस का अभिलंब, उसके बीच एंगल थीटा है। तो इस डीएस सरफेस से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, यानी कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो वो होगा बी डॉट एन कैप डीएस या बी डॉट डीएस। और पूरे सरफेस से गुजरने वाला कितना होगा, तो सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस। और डीएस वेक्टर का मतलब होता है एन कैप डीएस, जहां एन कैप उस डीएस की नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, उसकी अभिलंब दिशा में इकाई सदिश है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इफ ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, पहले हमने समझा था कि करंट कैरिंग वायर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन इस करंट कैरिंग वायर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तो यह एक बल अनुभव करता है, हुज डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उस बल की दिशा, उस फोर्स की डायरेक्शन हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्या है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू इट द फोरेफिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, यानी जो अपना बायां हाथ है उसकी तर्जनी, यानी जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, सेंट्रल फिंगर मध्यमा, उसके जस्ट बाद वाली जो उंगली है, एंड थंब अंगूठा, किसका, लेफ्ट हैंड का, बाएं हाथ का, आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों को एक दूसरे के अभिलंबत हम खिंचाव में लेते हैं, सच डेट द फोरेफिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब किस प्रकार जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तर्जनी की दिशा में है, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो उस वायर में करंट फ्लो हो रही है वो दिशा मध्यमा द्वारा दर्शाई जाती है। देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा, जिस दिशा में होगा, वो बल की दिशा होगी। मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, चुंबकीय लोरेंट्ज बल। कंसिडर that a charge plus q is moving in a magnetic field of strength b, making an angle theta with the direction of magnetic field। मान लेते हैं कि एक आवेश प्लस q है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज बी v, और उसका जो वेग है उस आवेश का जो यूनिफॉर्म है, एक समान वेग है, और वो v है। तो अकॉर्डिंग टू लोरेंट्ज के अनुसार द चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, वो जो आवेश है एक बल का अनुभव करेगा, उस मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, जिसका परिमाण होगा F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टर नोटेशन में इसके लिखें सदिश संकेतन में F वेक्टर इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। The direction of force will be perpendicular to the plane containing V and B, यानी V और B जिस प्लेन में होंगे, जिस तल में होंगे, बल की दिशा उसके लंबवत होगी। अब इसमें कुछ विशिष्ट स्थितियां ले, स्पेशल केसेस। पहली,
व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी आवेशित कण जो है वो स्थिर अवस्था में है, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान नहीं है, डेट इज v इक्वल टू 0। तो v 0 है तो f का मान भी शून्य हो जाएगा, यानी उस पर कोई बल नहीं लगेगा। Thus a charged particle at rest inside a magnetic field does not experience any force। दूसरा, when v is perpendicular to b, v की दिशा b के लंबवत है, यानी थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो f का मान भी मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम QVB। तो उस स्थिति में उस चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। When v is parallel और एंटी पैरेलल टू b, यानी v या तो b के समांतर गति कर रहा है या b के प्रति समांतर यानी विपरीत दिशा में जा रहा है, 180 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा का मान या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो उस स्थिति में साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 भी 0 होगा, यानी f का मान 0 होगा। इन दिस केस आल्सो चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी इस स्थिति में भी आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है, यानी वो रेस्ट पर होता है तो भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, और b और v के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल है तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो B इजिकल टू F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। यदि F 1 न्यूटन है, Q 1 कूलाम है, V 1 मीटर पर सेकंड है और साइन थीटा 1 है, तो B इजिकल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलाम इंटू 1 मीटर पर सेकंड इंटू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ कूलाम पर सेकंड, ये एम्पियर हो जाएगा, तो एम्पियर इनवर्स लिख दिया ऊपर, और मीटर को ऊपर ले गए मीटर इनवर्स, तो ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसे हम कहते हैं टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की इकाई हुई टेस्ला। तो 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई, चुंबकीय फ्लक्स की। तो उस हिसाब से अभी हमने जो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था, फाई इजिकल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, तो 1 टेस्ला हो गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला को 10 टू द पावर 4 गाउस भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट है इसकी। When a charge Q moves with velocity v in a magnetic field of strength B, कोई आवेश Q जब B सामर्थ्य वाले चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान है, then magnetic Lorentz force is given by, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय लॉरेंट्ज बल होगा F इजिकल टू Q v क्रॉस B। Similarly, if same charge moves in an electric field of strength E, यदि वही आवेश एक E सामर्थ्य के विद्युत क्षेत्र में गतिमान है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसमें वो आवेशित कण गतिमान है, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस पर, विद्युत बल लगेगा, उसका मान होगा F इजिकल टू क्यू ई। बट इफ ए चार्ज Q मूव्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड E एंड B, यानी उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसी स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड B भी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, then the total force experienced by the charge is given by the vector sum of about two forces। तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स लगेगा, कुल बल, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, सदिश योग होगा, एंड द फोर्स इज कॉल्ड टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, उसको कुल लॉरेंट्ज बल कहेंगे, जिसका मान F इजिकल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्यू कॉमन आ गया, तो F इजिकल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। यदि वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो E का मान 0 हो जाएगा और केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। अगर वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो B का मान 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। नाउ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर बल, कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कितना फोर्स उस पर लगेगा? कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर PQ हैविंग लेंथ L प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B मेकिंग एंगल थीटा विद द फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है PQ, जिसमें P से Q की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, उसे हम एक मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के साथ
थीटा कोण पे रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू लोरेंट्स के अनुसार द इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मेटल है, धातु है, कोई भी कंडक्टर है, चालक है, उसमें करंट किसके कारण फ्लो होता है, धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। यानी धारा की जो दिशा होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा उसके अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन P से Q की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो Q से P की ओर होगा। लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। ये जो चालक है इसमें इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एंड a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो a है। देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, तो इस चालक में से प्रवाहित धारा होती है I इजिकल टू JA। होती है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो I इजिकल टू JA, और J का मान होता है NeV। V वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मल्टीप्लाइंग आइदर साइड बाई L, दोनों और L से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा IL NaEV L। सिंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों की जो वेग है, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उसके विपरीत है, इसलिए अगर वेक्टर के रूप में लिखें तो इधर माइनस साइन आ जाएगा। इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसका वेलोसिटी v है, उस पर लोरेंट्स बल कितना लगेगा, लोरेंट्स फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल f इजिकल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। फॉर्मूला होता है f इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू की जगह माइनस ई आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है। इफ n इज कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है, then total force experienced by all the electrons of the conductor is given by, तो उस चालक के सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया कुल बल कितना होगा, कैपिटल F इजिकल टू N इंटू स्मॉल f, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल f, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी स्मॉल f, तीसरा भी स्मॉल f, ऐसे कर करके सबको ऐड करें तो वो हो जाएगा N इंटू f। तो F इजिकल टू स्मॉल n AL f, कैपिटल N का मान रख दिया, कैपिटल N होगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि स्मॉल n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी हैव F इजिकल टू माइनस NaLe V क्रॉस B। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 5 वी गेट, समीकरण 2 का उपयोग करें 5 में, तो हमें प्राप्त होगा F इजिकल टू IL क्रॉस B। तो ये फोर्स लगेगा F इजिकल टू IL क्रॉस B, और इसके मैग्नीट्यूड में लिखें, परिमाण में लिखें तो F इजिकल टू ILB साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड F इक्वल टू 0। Thus if current carrying conductor is placed parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, यानी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखें तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा 1, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ILB, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। Thus a current carrying conductor experiences maximum force in a magnetic field if it is placed perpendicular to the direction of magnetic field। यदि उस धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो अधिकतम बल का अनुभव करता है। थैंक यू।